नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस खास एपिसोड में बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक से, जो कि एमसीडी के प्रभारी भी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। एमसीडी का चुनावी मुकाबला चल रहा है और जिस तरीके से वार पलटवार हो रही हैं, क्योंकि उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में हैं, प्रचार तेजी के साथ चल रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम एमसीडी के आम आदमी पार्टी के प्रभारी वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक के साथ। तो पाठक जी, शुरुआत करते हैं आपसे। एमसीडी का चुनावी मुकाबला और ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियां और जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या इरादे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर दो सरकारें हैं। पहला, विधानसभा जब चुनाव होते हैं, जब उसके लिए मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के अंदर जो नगर निगम का चुनाव है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से, पिछले 7-8 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर हमने एक मिसाल कायम की है कि गवर्नेंस किस तरह से हो सकती है, किस तरह से सरकार चलाई जाती है। 2015 में मैं अगर आपसे कहता कि सरकारी स्कूल हम ठीक कर देते, आप कहते हैं अरे यार क्या बात कर रहे हो, सरकारी स्कूल तो ठीक ही नहीं हो सकते, क्योंकि कभी ये हो ही नहीं सकते। अगर होता नहीं तो हो सकते तो 75 साल में नहीं हो जाता, तुम आके कर दोगे। लेकिन हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। हम कहते अगर आपसे कि हम सरकारी अस्पताल ठीक कर देंगे, सारा का सारा इलाज फ्री हो जाएगा, सारे लोगों की दवाएं फ्री हो जाएंगी, आप फिर भी नहीं मानते, लेकिन हमने वो कर दिया। अगर हम आपसे कहते कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और 200 से 400 यूनिट बिजली हाफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, हर घर को बिजली देंगे, आप हंसते अगर 2015 में जब हम आपसे कहते। लेकिन आज हमने वो करके दे दिया। अगर हमसे आपसे कहते कि हम पानी पूरी दिल्ली के अंदर पहुंचाएंगे, टैंकर के ऊपर जो निर्भरता है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तब भी आप कहते यार ये कैसे हो सकता है। अगर हम आपसे कहते कि दिल्ली सरकार का बजट 25,000 करोड़ है, जिसको बिना हम किसी टैक्स को बढ़ाए हुए मात्र 8 साल में 75,000 करोड़ रुपए कर देंगे, तब भी आप हमारी बात नहीं मानते। हम कहते हैं कि अगर महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देते, तब भी आप हमारी बात नहीं मानते। और अगर हम कहते कि दिल्ली के बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते, तब भी हमारी बातें नहीं मानते। पूरी दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, और उस काम के कारण ही आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक गवर्नेंस की मिसाल बनी है कि भाई ऐसे काम हो सकता है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुंह पे चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से वो भी मानता है कि यार सरकार ऐसे चलाई जाती है, जनता की सेवा इस तरह से की जा सकती है। तो हमें बड़ा गर्व है कि हमने 7-8 सालों के अंदर ऐसा काम किया है जो कि देश के इतिहास में आज तक, आज़ादी के बाद तक नहीं हुआ। और बड़ी खुशी है कि उन कामों की चर्चा हम दिल्ली सरकार के, दिल्ली की जनता के साथ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी है, 15 साल से एमसीडी है। एमसीडी का एकमात्र काम है और वो है कि साफ़ सफाई अच्छी होती रहे, कहीं पे कूड़ा ना दिखे, कहीं पे कूड़ा बिखरा ना मिले, नालियाँ साफ़ होती रहें, कूड़े के पहाड़ ना मिले। लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं प्रदीप जी, सिचुएशन क्या है आपको भी पता है। कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे कूड़ा ना मिले, कोई चौराहा ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कूड़ा आपको ना मिले। 3-3 कूड़े के पहाड़ बना दिए, 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी में है। इनके पार्षद एक तरीके से उगाही का धंधा चलाते हैं। पिछले 15 सालों से, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपके दर्शक जो देख रहे होंगे, पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं बना होगा जिस घर से बीजेपी के पार्षद ने पैसे नहीं लिए। तो बड़ी सिचुएशन ख़राब है। एमसीडी पूरी तरह से डिफंक होने की सिचुएशन में, एमसीडी पूरी तरह से ख़त्म होने की सिचुएशन में। तो 15 साल जनता ने दिया और इस हालात में इन्होंने एमसीडी को पहुंचा दिया। 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है जनता इसको बहुत अच्छे समझती है और इसके ऊपर हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। और पहले सवाल के जवाब में ही आपने जो विस्तार से जानकारी दी है, तमाम चीज़ें गिनाई हैं, निश्चित तौर पर जनता जनार्दन इसका निर्णय लेगी। लेकिन अगर देखें हम कूड़े के पहाड़ पर, वो बड़ी राजनीति हुई है, घमासान रहा है, उस पर प्रदूषण का वार रहा है उधर बीजेपी की ओर से, तो ये कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, मेन चीज़ है कि कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पिछले 15 साल से आप एक एजेंसी को, आप एक सरकार में हो, 15 साल के अंदर तो काम कर सकते हो आप। भाई आप कह सकते हो जी मुझे 3 महीने मिले, मैं 3 महीने में कितना जल्दी कर दूंगा जी,
मुझे तो 6 महीने मिली, साल भर, तो जनता समझती है यार कि साल भर के अंदर कौन कूड़ा के पहाड़ साफ कर देगा। लेकिन 15 साल तो बहुत ज़्यादा समय होता है। 15 साल में भी अगर आप कूड़े के पहाड़ साफ नहीं कर पाए, कूड़े के पहाड़ बनते चले गए और बढ़ते चले गए, तो निश्चित रूप से आपकी कमियां हैं। बीजेपी कहती है कि जी हमने पोल्यूशन कर दिया, हमने पोल्यूशन कर दिया। सच्चाई तो ये है, और ये आपके चैनल ने भी दिखाया है, कई सारे चैनलों ने रिपोर्ट किया है कि दिल्ली के अंदर हमने लगभग 30-35% से ज़्यादा दिल्ली का पोल्यूशन ख़त्म किया। चाहे वो जितनी हमने कोल फैक्ट्रियाँ थी, बिजली लगने वाली फैक्ट्रियाँ था, उसको हमने बंद किया, और बहुत सारे परिवर्तन हमने किए। पोल्यूशन दिल्ली की समस्या नहीं है, केवल पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। भाई बिहार के अंदर पोल्यूशन है, वो तो दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर पोल्यूशन है, वो तो दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पोल्यूशन है, वो तो दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर पोल्यूशन है, वो तो दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी राज्यों के साथ बैठकर कोई एक ऐसा सलूशन निकालें, कोई एक टारगेट बनाएं, कोई एक टाइमलाइन बनाएं, जिसके तहत बातचीत करके इन सारे मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप चूँकि पत्रकार हैं, आप बड़े अच्छे से जानते रहते हैं, केंद्र सरकार की एक भी पहल जिसमें आपको लगता है कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को बनाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुलाया, राजस्थान को बुलाया, उत्तर प्रदेश को बुलाया, बिहार को बुलाया, और खुद प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलाया, और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि भाई 6 महीने साल भर के अंदर इसको ख़त्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक भी मीटिंग नहीं की उन्होंने। पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है ये। केंद्र सरकार बस दिन भर केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो। केजरीवाल को गाली देने से थोड़ी दिल्ली का पोल्यूशन खत्म। लेकिन एक तस्वीर जो पंजाब से आई, ये आरोप लगाए गए कि वहाँ पर पराली बहुत जल रही है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ये आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी की सरकार को आए कितने दिन हुए? 6 महीने। हम मानते हैं कि हमने कई सारे तरीके अपनाए जो सक्सेसफुल नहीं हुए, हम मानते हैं, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है ये मानने में कि हमने जितनी कोशिश की थी वो सफल नहीं हुए। फिर भी पिछली बार के मुकाबले में लगभग 40-45% पराली कम हुई। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम इससे कोई संतुष्ट नहीं है, ना हम कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि 6 महीना बहुत कम समय था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हम अगले साल तक इसको ठीक कर दें तो क्या ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी प्रश्न ये रहता है कि क्या पंजाब में अगर पराली बंद हो जाए तो दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा? फिर भी होगा, क्योंकि हरियाणा में पराली जल रही है, राजस्थान के अंदर पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जल रही है, बिहार के अंदर पराली जल रही है। तो जब तक केंद्र सरकार इसमें बैठकर चीज़ें रिजॉल्व नहीं करेगी, ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी। तो इकलौता मतलब दिल्ली सरकार इसका समाधान नहीं ढूंढ सकती है, फार्मूला निकालना होगा, मिल बैठकर चर्चा करनी होगी। ऑफ कोर्स आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर कहाँ पराली जलता है? दिल्ली के अंदर कहीं पराली नहीं जलता। दिल्ली तो सच्चाई तो यह है कि पोल्यूशन का सोर्स ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज बिजली 24 घंटे रहती है, जनरेटर खत्म हो गया, पोल्यूशन खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक केंद्र सरकार इस पे ऊपर बैठकर, प्रधानमंत्री ऑफिस बैठकर कोई ना कोई इसके ऊपर निर्णय और कोई एक कार्य प्रणाली नहीं बनेगा, तब तक का कोई सलूशन। बड़े निर्णय की ज़रूरत है। और पिछले दिनों हमने देखा जब दिल्ली सरकार में जो सांसद हैं, जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी के सांसद हैं वो गए थे वहाँ पर और उन्होंने एक पोल्यूशन की तस्वीर पेश की थी। उसको लेकर भी वार पलटवार हमने देखे हैं, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। तो यमुना का जो प्रदूषण है उसकी तस्वीरें दिखाई गई। ये कहा गया कि भाई यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है, जो पैसा फंडिंग हो रही है वो यहाँ पर खर्च नहीं हुआ, ये आरोप लगाए गए। देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सुझाव है। हमने जनता से मांगा भाई 2025 तक हम यमुना साफ़ कर देंगे। 2025 में जब हम वोट मांगने जाएं और यमुना साफ़ ना हो, तब आप हमारे को दोष दे सकते हो, ठीक है। 15 साल हो गए बीजेपी को एमसीडी में बने हुए। बीजेपी ये बताए ना कि हमारी गली के सामने का कूड़ा क्यों नहीं साफ़ हुआ, हमारे मोहल्ले का कूड़ा क्यों नहीं साफ़ हुआ, कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं साफ़ हुए। आज तो चुनाव तो एमसीडी के मुद्दे पे है ना, तो इनको इसका जवाब देना चाहिए। हम जब 25 में चुनाव में जाएंगे तो हमारा जवाब हमसे ले लेना आप। हम तो भाग नहीं रहे कहीं पे। हमने कहा भाई हम 25 में जब आपसे यमुना साफ़ कर देंगे तब आएंगे आपसे वोट मांगने। आप वेट कर लो 2 साल 3 साल और जो समय बचा हुआ है। लेकिन आपके तो 15 साल हो गए, आप अपने वाले का तो कोई जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कूड़े के ऊपर बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं कहता कि कूड़े के पहाड़ बन गए। वो क्या कह रहे हैं? कूड़े के पहाड़ तो बनते रहते हैं, कूड़े के पहाड़ तो हर राज्य में बनते हैं, हर शहर में बनते हैं। मतलब वो कह रहे हैं हटाएंगे नहीं, 2-4 और बढ़ाएंगे ही।
अब जब हम देख रहे हैं चुनावी घमासान में जब प्रचार शुरू हुआ है, एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है ये तमाम चीज़ें, कूड़े का पहाड़ हो या फिर प्रदूषण का मुद्दा हो। आप कैसे एड्रेस करेंगे और वो क्या चुनावी मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी से जवाब मांगने वाले हैं? देखिए, सबसे कोर में अगर कोई इशू है तो वो इशू कूड़ा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है जो इन्होंने एमसीडी के साथ किया है, आज कोई भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती, किसी भी 6-6 महीने का बैकलॉग है, कोई कर्मचारी नहीं कर सकता उसको टाइम पे तनख्वाह मिलती है। कोई बिल्डिंग 15 साल में जो बनी है उस पर बिना पैसे लिए हुए इन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, साफ़ सफाई है नहीं, कोई सिस्टम। भाई एमसीडी के जो मेन काम है वो तो आप करो, एटलीस्ट 80% करो, 90% करो, 10% पे जनता कह देती है चलो ठीक ट्राई, तो यहाँ तो 10% भी काम नहीं हो रहे। और इसीलिए अब जब चुनाव में है आम आदमी पार्टी तो वो बड़े वादे लेकर जा रही है और इसीलिए नारा भी दिया गया है एमसीडी में भी केजरीवाल। इस नारे के क्या मायने हैं, क्योंकि जनता को एड्रेस करने वाला ये नारा है और एक बड़ा मैसेज देता है दिल्ली सरकार आपकी, अब एमसीडी आपको चाहिए तो आसान हो जाएगी राह, ये क्या मैसेज है? देखिए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि भाई ये बिजली हमारी ठीक कर दो, उन्होंने ठीक करके दे दिया। अस्पताल ठीक कर दो, ठीक कर दिया। बिजली ठीक कर दो, स्कूल ठीक कर दो, उन्होंने ठीक कर दिया। पानी ठीक करना है वो ठीक कर दिया उन्होंने। सड़कें ठीक करनी थी वो ठीक कर दी उन्होंने। अब दिल्ली के अंदर एक भरोसा है दिल्ली वालों के कि अगर साफ़ सफाई भी अरविंद केजरीवाल जी को हमने दे दी तो साफ़ सफाई भी वो ठीक कर देंगे दिल्ली की। तो इसलिए जनता ही कह रही भाई इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है, क्योंकि एमसीडी की जो समस्याएं हैं 15 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, कोई इसको ठीक कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। दुर्गेश जी, बातचीत का सिलसिला जारी है और ये सवाल अहम हो जाता है कि जो टकराव देखने को मिला एलजी बनाम दिल्ली सरकार, उसका कितना असर पड़ा है और कितना प्रभावित हुआ है आपका कामकाज? देखिए, निश्चित रूप से जब लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरह से काम को रोका जाए तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। अभी हम दिल्ली के अंदर पिछले 4-5 सालों में ये करते हैं कि भाई जैसे रेड लाइट पे गाड़ी पहुंचे उसको आप ऑफ़ कर लीजिए। हमने एक कैंपेन शुरू किया, भाई रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। एलजी साहब ने रोक दिया उसे, बोले ये नहीं हो सकता, बोले इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई वो नहीं, ज़बरदस्ती काम रोक दिया। सबको पता भाई कॉमन सेंस है, हम जब क्लास 1 में थे तब पढ़ते थे भाई गाड़ी अगर चल नहीं रही तो उसको बंद कर दीजिए, पोल्यूशन में कब बढ़ोतरी हो रही है। एलजी साहब ने पता नहीं पढ़ाई की या नहीं की, हमें नहीं पता, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। अब सोचिए अगर इस तरह से निर्णय को रोके जाएंगे तो सरकार कैसे चल पाएगी, सरकार कैसे काम करेगी? और ऐसा तो है नहीं कि हम चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम ऐसे ज़बरदस्ती आके बैठ गए हैं कुर्सी पे। सच्चाई तो है कि भाई हम 70 में से 62 सीटों पे जीत के आए हैं। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ दिल्ली की छोड़ो देश के अंदर कोई सरकार नहीं चल रही है। ऐसे में अगर इतनी पॉपुलर सरकार के आप मैंडेट को रोकेंगे और उसका भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा जनता के लिए काम करने का, तो निश्चित रूप से बुरा भी लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं और जो भी काम जनता के फंसे हैं वो सारे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है दिल्ली चूँकि पूर्ण राज्य नहीं है और कई वजह इसके पीछे जुड़ी हुई हैं, वो भी हवाला देते हैं उस बात का, तो पूर्ण राज्य ना होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वजह से फाइलें रुक जाती हैं, अटकलें लगाई जाती हैं कि पूर्ण राज्य को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर कदम रुक जाते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए केंद्र सरकार का दखल बना हुआ है। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा नहीं कि दिल्ली राजधानी इसलिए नहीं बन सकती। सच्चाई तो है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ की कैपिटल है जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेचर के रूप में काम करती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या कोई भी सरकार लोकतंत्र के अंदर संविधान के प्रारूप के अंदर रहते हुए कोई निर्णय या कोई पॉलिसी बनाती है तो क्या उसे एलजी रोक देंगे? क्या एलजी को रोकना उचित है, न्याय संगत है, संवैधानिक है? हम तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई हमने कहा कि ये पॉलिसी है कि आज तक राशन जो होता है वो राशन के डिपो में मिलता है, दुकानों में मिलता है, लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, परेशान रहते हैं, राशन की शिकायतें बड़ी आती है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक विचार आया कि क्यों ना हम राशन पैक करें, मैं अपने सामने सारे राशन पैक कराऊं और डोर टू डोर स्टेप जाके हम एक एक घर में राशन पहुंचाएं। आपके घर पे पहुंचे, हमने कहा भाई साहब ये राशन दिल्ली सरकार के माध्यम से आया है, आपका राशन है,
इससे शानदार चीज़ तो हो नहीं सकती। भाई आज हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ये तो बड़ी आधुनिक चीज़ हो गई, एक आधुनिक तरीका हो गया गवर्नेंस का। एलजी साहब ने रोक दिया उसे। तो इस तरह के पॉलिसीज से जनता का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं और इन सारी चीज़ों को पास। स्थिति अब बदलेंगी, लेकिन अगर देखें एमसीडी का चुनाव अनाउंस होने से पहले जिस तरीके से अटकलें थी कि तय समय पर होगा, फिर उसके बाद परिसीमन हुआ, लंबा वक्त लगा, एक एमसीडी हो गया। अब एकीकृत एमसीडी के साथ चुनावी मुकाबले में 250 सीटें परिसीमन के बाद बदल गया है पूरा माहौल दिल्ली का। तो ये फोकस है, क्या एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, इन्होंने तो काफ़ी कोशिश की, पहले डेट बढ़ा दो, फिर वार्ड का कटिंग कर दो, इधर से उधर कर दो, लेकिन एक चीज़ ये भूल गए कि जनता इनसे बहुत नाराज़ है। चाहे वो जिसको ये अपना वोट बैंक मानते हैं वहाँ भी चले जाएं, वहाँ की भी जनता बड़ी नाराज़ है इनसे कि यार साफ़ सफाई तो कुछ किया नहीं इन्होंने, कोई काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जब तैयार होती है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जनता एक बड़ा फैसला लेती है। लेकिन एमसीडी बंटवारे का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? क्या इससे आप देखते हैं क्या असर पड़ने वाला है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। एमसीडी 1 हो या 4 हो या 10 हो या 20 हो, वो तो आपको गवर्नेंस में समझना पड़ेगा कि छोटे से फ़ायदा है या बड़े से फ़ायदा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनता तैयार है, जनता चाहती है एमसीडी के अंदर बदलाव हो, जनता चाहती है एमसीडी के अंदर केजरीवाल हो। लेकिन गुजरात चुनाव के बीच ही एमसीडी का चुनाव आ गया। आप तो पूरी ताकत के साथ लगे हुए तो गुजरात में, ये दिखाता तो प्रभावित हो गया है क्या? ये दिखाता है बीजेपी कितनी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। ये दिखाता है, उनको पता है कि अगर आम आदमी पार्टी फुल फोर्स से कहीं लड़ गई तो दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो भूल गए इन सब बातों को कि चुनाव में जनता बड़ी मदद करती है और जनता बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। गुजरात के अंदर हो या एमसीडी के अंदर हो, उनका जनता के साथ संवाद खत्म हो गया। अच्छा, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप जब जन लोकपाल की बात और जिस तरीके से पार्टी का गठन हुआ, एक करप्शन का एक बड़ा इशू, और हमने पिछले दिनों देखा शराब कांड को लेकर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से लेकर तमाम मुद्दे, मनीष सिसोदिया पर आरोप प्रत्यारोप, इन तमाम मुद्दों में अलग अलग बयान देखने को मिले हैं। इनको कैसे एड्रेस करेंगे इस चुनाव में आप? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर अगर कोई तख्त होते तब तक बात हो गई होती। आप बताइए, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, क्या है शराब घोटाला? वो तो कह रहे हैं जांच चल रही है और उसमें नए नए तथ्य आ रहे हैं। कोई वीडियो रिलीज होता है, वो बताते हैं कि किस तरीके से इसमें हर गली में दुकानें खोली गई, किस तरीके से करप्शन हुआ। ये आरोप बीजेपी लगाती है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो आपको भी पता है कि हर गली के अंदर शराब की दुकानें नहीं खोली गई। भाई निजीकरण हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, ये आरोप लगाए गए। इससे क्या पॉलिसी डिसीजन है? फिर पॉलिसी डिसीजन वापस हो गया। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितने लोगों से आप बात करो, सबकी एक कहानी है कि शराब घोटाला ये है, शराब घोटाला ये है, शराब घोटाला ये है, शराब घोटाला। किसी को कुछ पता नहीं। 500 से ज़्यादा रेड हो चुके हैं, 800 से ज़्यादा अधिकारी इस केस में इन्वॉल्व हैं, और मेरे ख्याल 4 से 5 महीना हो गया ये सारा चलते हुए। एक चीज़ आके ये नहीं कह पाए कि ये है शराब घोटाला। आदेश गुप्ता से बात करो तो कहता है 1.5 लाख का घोटाला है। मनोज तिवारी से बात कहते हो तो कहते हैं 25 लाख करोड़ का घोटाला है। एलजी साहब से बात करो तो कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला है। हरीश खुराना से बात करो तो कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला है। इनको ही नहीं पता क्या घोटाला। सच्चाई तो कोई घोटाला है ही नहीं। पर्पज़ क्या है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, आम आदमी को किसी तरह से ट्रैप कर लो, किसी तरह से फंसा के रखो, उनके लीडर्स को फंसा के रखो, जिससे कोई काम ना कर पाए जनता के लिए। जनता के बीच जो ये मैसेज जा रहा है करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ जो आरोप हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता समझती, जनता समझती। हम तो दिन भर जनता के बीच में, सब लोग कहते हैं कि जी हमें पता क्या हो रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे, और बीजेपी जो लंबे समय से एमसीडी में है, एमसीडी में आप ताल ठोक रहे हैं। देखिए, लेकिन अगर देखें, ये जो मुद्दे एड्रेस करने वाली बात है, जनता के बीच जाने वाली बात है, बीजेपी ये कहती है कि वो काम नहीं हुए जो वादे किए गए थे दिल्ली की सत्ता में आने से पहले। ऐसे में एमसीडी चुनाव में उन वादों पर भरोसा ना किया जाए। फिर तो इनके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो 15 साल में बहुत सारे वादे किए। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो एमसीडी के ऊपर राज रही। भाई आज चुनाव एमसीडी का है ना, एमसीडी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, एमसीडी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, एमसीडी के ऊपर आप बताओ
कि भाई आपने क्या काम किया एमसीडी के ऊपर, वो तो आप बता नहीं रहे हो। आप कह रहे हो जी इन्होंने काम नहीं किया, हमने काम किया नहीं किया, वो जनता 25 में डिसाइड करेगी। आज तो आपके काम का चुनाव है। ये जो चुनावी मुकाबला है क्या त्रिकोणीय होगा, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं पे है, एग्जिस्ट भी करती है। देखिए, लड़ाई दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। एक तरफ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जनता है दिल्ली की जो इससे आज़ादी चाहती है। अगर आम आदमी पार्टी आती है एमसीडी में, वो क्या बड़ा विजन है जो आप देने वाले हैं दिल्ली की जनता को? दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे, बिल्कुल चमका देंगे दिल्ली को। दिल्ली आपको साफ सुथरी दिखेगी। जो एरिया सबसे ज़्यादा गंदा रहा होगा उसमें भी आप भरोसा नहीं कर पाओगे क्या ऐसा बना दिया दिल्ली को। और अगर देखें तो थीम सॉन्ग लॉन्च हुए हैं, और थीम सॉन्ग जो बीजेपी का था उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे आगे है। और पिछले दिनों कालका जी फ्लैट्स का मामला हो, या फिर हमने कूड़े को लेकर जो निस्तारण को लेकर जो प्लांट लगाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हो, ये बड़े चेहरे मुकाबले में दिखाई देंगे एमसीडी के। देखिए, मुझे तो पता चला कि शायद अभी बीजेपी यूनिट गई थी मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलने, कि कुछ डेट आप दिल्ली को दे दिए प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री मिले भी नहीं और मना कर दिया। तो उनको भी पता है कि क्या हालात हैं ग्राउंड के। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी जो है और जिस तरीके से हालात हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता के सामने बड़ा सवाल है कि वो उस अच्छे इंसान को चुने, अच्छे उम्मीदवार को चुने जो उसको कुछ दे पाए और उसको वादे पूरे कर पाए। निश्चित रूप से देखिए, उम्मीदवार महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि किस पार्टी से है वो। मान लीजिए कि कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी 15 साल के अंदर सब कुछ देख लिया आपने, वो कुछ किया नहीं उन्होंने, आप उनको 50 मौके दे दो, वो कुछ नहीं करेंगे। सिचुएशन ऐसी रहेगी, बुरा हाल होता रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा अच्छा काम करने का, तो हम करेंगे। और अगर देखें जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी के पास, ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव की बात होती है, एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे आपने शामिल किए पार्टी में, तो क्या ये जो रणनीति रही है आम आदमी पार्टी की, इससे उसको सत्ता के करीब पहुंचने में मददगार साबित हुई है ये कहेंगे? तो दूसरे नेता जो आते हैं, पैरासूट नेता आते हैं, उनके भरोसे भी आप लोग कमर कसे हुए हैं कि हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, 250 सीटें हमने टिकटें दी हैं। मुझे नहीं लगता कि 10-12 के अलावा कोई दूसरी पार्टियों के आए नेता या बड़े नेता या जिस तरह की नेताओं को आप संबोधित कर रहे हैं उस तरह के नेताओं को हमने टिकट दिया है। 250 में से मुझे ऐसा लगता है कम से कम 230 से 235 टिकटें पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी हमने, जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से पार्टी के साथ लगे हुए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा बदलाव होता है। और विनिंग फार्मूला क्या रखा है? क्योंकि कैंडिडेट को जब आप चुनाव उनका करते हैं, चयन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3, वो क्या फैक्टर है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई जनता के बीच में वो पॉपुलर हो, जनता के बीच में काम करता हो। उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। अगर एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ जनता के बीच में नहीं है तो उसको टिकट कैसे देंगे? और चुनाव प्रचार में इस वक्त हम देख रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से है, मुख्यमंत्री केजरीवाल वहाँ पर विशेष फोकस कर रहे हैं। दिल्ली को कितना वक्त दे पाएंगे? दिल्ली को पूरा वक्त देंगे, दिल्ली को पूरा वक्त देंगे। क्या प्रचार की रणनीति क्या है? वो आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। अगर देखें तो ये जो चुनावी मुकाबला है ख़ास तौर से 3 कोनों में बटा हुआ दिख रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमें माफ़ कीजिए, जो गलतियां हुई हैं हम तैयार हैं और वो चुनौती पेश करेंगे जिसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे आप। वो तो सही कह रहे हैं, आप भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, हम भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कोई अंदाज़ा लगाने का कुछ है ही नहीं। कांग्रेस की चुनौती में क्या अंदाज़ा है मुझे तो नहीं पता। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से प्रचार के लिए निकल रहे हैं। सारे लोग प्रचार में हैं, ग्राउंड पे हैं, काम कर रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? मुझे लगता है 230 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 230 सीटों का वादा आप कर रहे हैं, प्लस रहेगा? प्लस रहेगा, ज़्यादा ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। चलिए एक बार फिर मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद बात करने के लिए, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और ये थे दुर्गेश पाठक, जो कि एमसीडी चुनाव के प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चुनावी बिगुल बजा हुआ है, तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। कूड़े क्या राजनीति का घमासान हो, पर्यावरण को लेकर चुनौतियां हों, प्रदूषण के लेकर आरोप हों, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सवाल उठे हों,
उन तमाम मुद्दों को एड्रेस कर रही है आम आदमी पार्टी और अपने विरोधियों पर हमलावर है। फैसला जनता जनार्दन को करना है। ऐसे में देखना होगा कि 4 दिसंबर का चुनावी मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।